ब्रेक के बाद खुशामदीद। फरीद पराचा साहब तो जा चुके हैं, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं। असदुल्ला खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो उम्मीदवार हैं इन्हें किस जमात के अंदर जाना है, और अभी तक की इत्तलात क्या हैं? क्या कोई पैचअप हो रहा है या फिर आज़ाद हैसियत से ही मैदान में उतर के सारे मामलात को देखना और मखसूस नशिस्तों की परवाह नहीं करनी? देखिए यासर, जो इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों की तवक्को थी और कहीं कहीं हमें भी लगता था कि जो जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से बहुत सारे लोगों से ने या तो पहले ही यकीन दहानी करवाई हुई है या पहले से जहन बनाया हुआ है, कमिटमेंट दी हुई है कि वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेगा। ऐसे लोगों को भी पिन पॉइंट किया जा रहा था जो अपनी कैंपेन कर पा रहे थे, तो शक का इजहार किया जाता था ये कैंपेन इसलिए कर पा रहा है या इसको इसलिए कैंपेन करने दी जा रही है कि इसने तो पार्टी के अंदर रहना ही है। लेकिन अभी तक कितने लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे और वो दूसरी पार्टीज में चले गए हैं? और अभी तक जिन लोगों की इतलात आ रही हैं वो तो या तो वाकई आज़ाद थे या वहां पर नून लीग ने उनको टिकट जारी नहीं किया था, आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट थी, वो जीत गए और वो पार्टी के में आने का ऐलान किया, जैसे कि रावलपिंडी में हुआ, जैसे कि इस्लामाबाद में हुआ। तो वो जो मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब की तवक्कुआत थी, या जहांगीर तरीन साहब तो खैर खेल से आउट ही हो गए, और वो तवक्कुआत जो आईपीपी के साथ साथ नून लीग की थी कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे क्योंकि उनको वजारतें ऑफर की जा रही होंगी और उनको मुख्तलिफ ओहदों का लालच दिया जा रहा होगा, मुख्तलिफ स्कीमों का लालच दिया जा रहा होगा, तो ये लोग आ जाएंगे और जिसकी भी हुकूमत बन रही होगी उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अभी तक हमने देखा है कि बहुत सरगर्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और जो लोग आज़ाद जीते हैं उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखने को ही अभी तक तरजीह दी हुई है। लेकिन अब 72 घंटे गुजरने तक क्या होता है हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ मिलकर एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसको पीडीएम पार्ट 2 कहा जा सकता है। और ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें छोटी छोटी जमातें 2-2 सीटें रखने वाली, यानी काफ लीग भी शामिल हो जाएगी, हो सकता है मौलाना को भी दावत दे दी जाए, हो सकता है कि बलोचिस्तान की कुछ जमातें शामिल हो जाएं। तो यूं ये 170 का मैजिक फिगर जो है वो 169 का क्रॉस किया जाएगा और एक बड़ी कमजोर सी हुकूमत, यानी अददी एतबार से कमजोर सी हुकूमत बन जाएगी, जिसमें बड़ी जो सियासी जमातें जाहिर है वो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे काबीना में, और एक बड़ी काबीना बन जाएगी जैसे कि पिछली मरतबा पीडीएम की हुकूमत में हमें दिखाई दे रही थी। तो ये मंजरनामा जो है वो अभी हमें नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले आजम तारड़ साहब बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी सब कुछ देखें, सब कुछ सबके सामने हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये एक फैक्चुअली ये जुमला दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि आजम तारड़ साहब को पता होना चाहिए कि बहुत सारे उम्मीदवारों ने बशमूल समान अकरम राजा ने अपनी दरख्वास्त पे मौक़िफ़ ही ये इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जी मुझे बाहर निकाल दिया गया फॉर्म 47 तैयार करते हुए। फॉर्म 47 तैयार करते हुए उम्मीदवार का मौजूद होना ज़रूरी था, मुझे बाहर ज़बरदस्ती निकाल कर मेरी गैर मौजूदगी में ये तैयार किया गया। और ऐसी शिकायत हर हल्के में मौजूद है कि उम्मीदवार या उसके नुमाइंदे को फॉर्म 47 तैयार करते हुए वहां पर मौजूद नहीं रखा गया, उसको निकाल के तैयार किया गया। अब ये जो तारड़ साहब का फिर मौक़िफ़ हुआ वो तो गलत साबित हो गया कि जी सब कुछ सबके सामने हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता, अगर इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है उम्मीदवारों का जो अदालतों में ये लेकर गए हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ सबके सामने नहीं बल्कि सब कुछ बंद कमरे में हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं और हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट करने पर यकीन नहीं रखते, ये भी अभी आजम तारड़ साहब ने कहा है। तो देखिए ये बड़ी हैरानकुन बात है, और ये जो जुमला है कि हम जमहूरी लोग हैं और टेक्निकल जाहिर बात है ना, वो इन दिनों में सेटअप तश्कील नहीं पा रहा ना, वो सारी चीजें नहीं हो रही है, तो इसलिए उसे टेक्निकल बुनियादों की इख्तरा निकाल के उसे प्रोलॉन्ग करना है ना कि कोई अगला मंजरनामा बन सके। मुझे राना एहसान अफजल साहब की इसी पे टेक लेनी है। राना एहसान अफजल साहब, जिस तरीके से असदुल्ला खान साहब ये बात कर रहे हैं कि सारी जमातों को मिला के हुकूमत बनाई जाएगी, माजी के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह दूसरी सियासी जमातों को मिला के हुकूमत बनाई थी तो आप लोग कहते थे कि वोट हमारा था, अवामी मैंडेट हमारा था, लेकिन ये ला के मिलवा के हुकूमत बनवा के ये बेड़ा गर्क किया गया अवाम का और पाकिस्तान का। अगर उसी तरह की हुकूमत अब बनती है तो वो कितनी मुस्तहकम हो सकती है पीडीएम की हुकूमत से या पीटीआई की हुकूमत से? यासर, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक हीलिंग प्रोसेस होता है। उसका मकसद ये होता है कि अवामी राय जो है वो आए और उसके बाद एक 5 साल के लिए एक स्टेबल हुकूमत बने। तो जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपने पिछले 2 साल देखी, जिसमें खींचातानी चल रही थी, नो कॉन्फिडेंस जो एक आईनी
तरीका था उसके बाद नहीं रही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपस में काफी लड़ाई झगड़े का माहौल था, वो अब खत्म हो जाना चाहिए। जहां तक बात है कि फॉर्म 45 टैली नहीं हो रहे और 47 उससे अलग है, इसमें कोई जमात इसकी हमायत नहीं करेगी कि ऐसा रहे। उनके पास जो लीगल फॉरम्स मौजूद हैं, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हों या अदालतें हों, उनसे इंसाफ उनको मिलना चाहिए। और अगर कहीं कोई ऐसा मामला है और एविडेंस फर्निश कर दी जाती है, जो कह लें कि जो पार्टी क्लेम कर रही है उसके साथ कोई ज्यादती हुई है या धांधली हुई है और उसके पास एविडेंस है, बिल्कुल वहां फैसले तब्दील होने चाहिए। और ये उनके पास जो लीगल फोरम है वहां वो जाएं, दरवाजा खटखटाएं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पीएमएलएन का मैसेज जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज है कि सबको मिलके हमें आगे लेके जाना है। ये अगर हम कहें कि पीडीएम की जो हुकूमत थी उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। उस हुकूमत का मैं भी हिस्सा था और हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, बड़े मुश्किल फैसले किए, पॉलिटिकल साख को दाव पे लगा के। हाँ, अब तो ये कहा जा सकता है बिलावल साहब, माजी करीब में तो ये नहीं कह रहे थे, लेकिन हाँ अगर अब दोबारा हुकूमत बनेगी तो वो उसको हुकूमत को तो अच्छा ही कहा जाएगा। और राना साहब आप ही के हैं ज़ुबैर अहमद साहब, उन्होंने कहा था कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं था। बिल्कुल ये गलत बात है, ये आप ही की जमात के ज़ुबैर साहब ने ये बात की थी। राना साहब मैं आपको ये अभी मैं कहता हूँ आज के दिन में कि अगर ये लड़ाई झगड़े का माहौल रहा तो डिफॉल्ट का खतरा फिर बन जाएगा। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, अगर ये हीलिंग प्रोसेस नहीं हुआ, और इसकी जिम्मेदारी सारी पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनके ऊपर पड़ता है, बासमेत हमारी जमात के ऊपर। देखें मैंने तो अपनी क़यादत को इस हद तक मेरी एडवाइस थी कि हम बिल्कुल कोशिश करें कि सबको साथ लेके चलें, लेकिन लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पंजाब पे फोकस करें। राना साहब एक बात है, क्या मुस्लिम लीग नून जो है ये इक़्तिदार में अगर आती है तो ये सबसे पहले सियासी रहनुमाओं को या सियासी जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाइयों का हुक्म देगी, उनके हवाले से कोई फैसला करेगी? देखिए राना साहब, ये हुक्म हुकूमतें नहीं देती, ये रिहाइयों के हुक्म अदालतों से मिलते हैं, सजाएं अदालतों से। ये अच्छा नहीं लगता आप ये बात कहें तो अच्छी नहीं लगती। वैसे आप पहले हमेशा ठीक बात कहते थे, आज कुछ चीज़ें आप गोल काट गए। नहीं राना साहब, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बिल्कुल हक में नहीं हूं और ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब आगे हमारी जमात तो इसका हिस्सा नहीं, हमें कभी भी नहीं बनना चाहिए और ना बनी है। लेकिन अगर किसी को सजा हुई है उसको हुकूमतें तो नहीं माफी दे सकती। सजाएं मिलती भी अदालतों से हैं और माफी भी जो है वो अदालती लीगल प्रोसेस से बनती है। यासीन आज़ाद साहब का कमेंट लेना चाहूंगा। यासीन आज़ाद साहब, सर क्या समझते हैं कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी में उन्हें शमूलियत इख्तियार करने के लिए 72 घंटे का वक्त तो है, लेकिन मजमूई तौर पे शमूलियत इख्तियार करनी है तो किस पार्टी में की जा सकती है? और अगर वो किसी पार्टी में नहीं जाते तो हुकूमत साजी में या अपना पार्लिमानी लीडर बनवाने में उनके पास क्या क्या मौके हो सकते हैं? आपके सवाल के जवाब से पहले मैं राना अजीम साहब के हवाले से एक बात अर्ज करूँगा विद ग्रेट रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा मियाँ साहब ने वक्त से पहले विक्ट्री स्पीच कर दी, तो विक्ट्री स्पीच करने के लिए किसी सियासतदान पे हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते और ना किसी की बोलचाल पे आइन इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन मियाँ साहब की स्पीच को मैं विक्ट्री स्पीच नहीं कहता, बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर तमाम लोगों के मैंडेट की बात की, इंक्लूडिंग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके मैंडेट की भी बात की। और उन्होंने कहा ये ज़ख्मी पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएँ और इन मामलों को देखें। जो सवाल आपने किया उसका जवाब मेरे नज़दीक यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में नहीं जाते तो फिर वो 3 दिन गुजरने के बाद किसी सियासी जमात के अंदर शामिल नहीं हो सकेंगे। पार्लियामेंट के अंदर उनकी अपनी इनफरादी हैसियत रहेगी, लेकिन एक ग्रुप बना सकते हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और एक लीडर आपने उससे इंडिपेंडेंट ग्रुप से किसी एक लीडर का इंतखाब कर लें कि ये हमारा लीडर होगा पार्लियामेंट के अंदर। और सपोज़ अगर ये अपोजिशन में बैठते हैं तो ऐसे हालात में वो ये करेंगे कि राइटिंग में लिख के देंगे कि ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चूँकि इसके साथ इतने बंदे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में ले कि फिर जो रिज़र्व सीटें हैं वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वैसे भी नहीं मिलनी है, वो मामला क्लोज़ हो गया अब। और अब जब वो मामला क्लोज़ हो गया तो अभी जो हुकूमतें बनाने के लिए आपको पता है
कि रिज़र्व सीटों का रिज़ल्ट आना बाकी है। फिर पार्टी की जो पोजीशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने कौमी असम्बली में मेंबर बनते हैं, पीपल पार्टी के कितने बनते हैं, दूसरी जमातों के कितने बनते हैं, ये इस बात का तयन करना फिलहाल बड़ा मुश्किल है जब तक ये तय न हो जाए कि किस जमात के साथ मेंबर की कितनी तादाद है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि कोई भी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आती, तो ऐसी सूरत में फिर वही बात आती है। मैं ये बात अपील के तौर पे कहूँगा कि फिर पाकिस्तान की मुश्किल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपस में मिल बैठें और हुकूमत बना के सिस्टम को चलाने की कोशिश करें। खुदा के लिए इस सिस्टम को चलने दें, कहीं ऐसा न हो कि सिस्टम किसी वजह से डिस्टर्ब हो, और वो सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसकी सज़ा हमें हर 5 साल के बाद मिलती है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने सिस्टम को सिस्टमेटिकली चलने ही नहीं दिया, और जब चलने नहीं दिया तो वक्तन फ़क्तन जब कोई इलेक्शन हमारे यहाँ हो जाते हैं तो हम इलेक्शन का जो जीत जाता है वो कहता है मैं बिल्कुल ईमानदारी और दयानतदारी से जीता हूँ, और जो आदमी इलेक्शन हार जाता है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। ये ट्रेंड जमहूरी ट्रेंड नहीं है। मेरे नज़दीक जमहूरी ट्रेंड ये है कि जो जीत जाए जो हार जाए, जहाँ तक उनकी कंप्लेन का तल्लुक है, कानूनी रेमेडी का है, वो उनका लीगल राइट है, लेकिन कम अज़ कम पब्लिक के मैंडेट को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपस में मिल के बैठें। उसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग भी हैं, और मैं तो खुद कहता हूँ कि जो बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो बैरिस्टर अली गौर को भी कहें कि आए हमारे साथ बैठे के बात करें। लेकिन पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि वो ना माजी में किसी के साथ मिल के बैठने के लिए तैयार थे और ना अब हैं, चूँकि उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे 170 मेंबर हैं, तो हुकूमत बनाने के लिए 2 आदमी और मिलेंगे, वो मुज़ाकरात क्यों करेंगे किसी से। ये उनकी गलतफहमी है जिसको उनको दूर करना चाहिए, और पाकिस्तान के मफाद की खातिर जो पीटीआई के हमारे हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो सामने आके बैठे हैं। यासिन साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की सालमियत के लिए दुरुस्त है, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं तकरीर का अभी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मियाँ साहब ने आगाज़ ये किया था कि हमारे पास अक्सरियत आ गई है, इस वजह मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आगाज़ अपनी तकरीर का ये किया था, मुबारक हो, तो आ गई है। मैं इसलिए कह रहा था अभी उस वक्त अक्सरियत नहीं आई। राना एहसान साहब भी कमेंट करना चाहते हैं। और दूसरी मुझे एक छोटा सा एक कानूनी, अगर आप इजाज़त दें यासर साहब, एक ये बता दें, बिल को महसूस नशस्तें हैं, मिसाल के तौर पे KPK के अंदर अगर पीपल्स पार्टी के पास 2 नशस्तें हैं, एक मिसाल में दे रहा, नून लीग के पास 2 नशस्तें हैं, तो क्या उनको महसूस नशस्तें जो हैं वो 2 के हिसाब से मिलेंगी, या उन्होंने जितनी अप्लाई की हुई थी उतनी मिलेंगी, और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी सियासी जमात में नहीं जाते तो बाकी जो जितनी महसूस नशस्तें हैं क्या वो 2 की जगह 6 मिल जाएंगी, 2 को 6 मिल जाएंगी? नहीं सर, उसके लिए जो कानून के अंदर है एक रेशो मुकर्रर किया गया वोट के एतबार से, सीटों के एतबार से, तो किसका क्या राइट बनता है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये नहीं है कि हर एक को एक सीट रिजर्व कहाँ से मिलेगी। मेरे ख्याल में उसके लिए कोई मखसूस सीटें कि भाई इतने तादाद होगी तब जाके उसको रिजर्व सीट में से कोई राइट मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आप कहते हैं। यानी फिर आप ये कहते हैं कि इन हालात के अंदर यासीन साहब, इन हालात के अंदर वो फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम पे है जो दूसरे नंबर पे है 7 नशिस्तों के एतबार से। अब 7 वाले को रेशो के हिसाब से अगर 1 भी दे दें तो बकिया जो मखसूस नशिस्तें हैं वो फिर किसी के खाते में नहीं जाएंगी, और हाउस जो है वो कम नशिस्तों पर महदूद रहेगा। नहीं, आप वहाँ देखें ना, पीपल पार्टी की 11 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून की 11 सीटें हैं, फजलुर रहमान साहब की 11 सीटें हैं, मुस्लिम लीग की 10 सीटें हैं। उस रेशो से तकसीम होगा ना। बाकी कुछ लोगों ने दूसरी छोटी छोटी जमातों ने भी अपने जो है ना सीटें ली हैं, तो उस रेशो के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मामलात को तय करेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उनको गोल कर दिया जाएगा। देखें तो बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए 3 जमातें हैं। अगर फजलुर रहमान, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल जाते हैं तो 31 वोट हो जाते हैं, उनको किसी के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। अब रिजर्व सीटों के लिए जो रेशो है
उसका एक चार्ट बना हुआ है बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके हिसाब से रिजर्व सीटों का फैसला करेगा कि किसको कितनी सीटें जानी है, किसको कितनी नहीं जानी। ये जो रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अनाउंस करेगा, ये बात की बात है। और उसके बाद जाके पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून को रिजर्व सीटों में कितनी मिलती हैं, पीपल पार्टी को कितनी मिलती हैं, फजलुर रहमान साहब को कितनी मिलती हैं। उस रेशो से जाके मसलन यहाँ कराची में देख लें तो कराची में जो MQ में उसको 28 सूबाई असम्बली की सीटें मिली हैं, उसमें रिजर्व सीटों का जो कोटा है वो 28 के हिसाब से उनको मिलेगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जो इन्होंने बैठ के इलेक्शन कमीशन ने तय करने हैं। फिलहाल जो मैं ये कहता हूँ कि जो मामला है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील करता हूँ कि जो चंद नशिस्तों का रिजल्ट अगर वाकई बाकी है तो मेहरबानी करके ये कन्फ्यूजन खत्म करें, वो कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। राना एहसान अफजल साहब, आप कमेंट करना चाह रहे हैं, वो हो सकेगा। जी देखिए, मैं भी समझता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम आंगी आपस में जमातों में ये सबसे अहम है। और राना अजीम साहब ने सवाल पूछा कि डिफ़ॉल्ट हम पहले नहीं कर रहे थे। राना साहब, मैं तो समझता हूं कि आज भी अगर माशी हालात पे काबू ना पाया गया, अगर रिफॉर्म्स का एक जो है वो पहले साल में नहीं इंट्रोड्यूस की गई, तो मुल्क दोबारा डिफॉल्ट की शक्ल में आ जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो। अगर आज भी लड़ाई झगड़े आपस में पड़े रहेंगे और ये मामलात इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क को नुकसान होगा, आम शहरी को नुकसान होगा। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको चाहिए है कि फ़ौरन ये टेकअप करें मामलात को, जो 45-47 फॉर्म से रिलेटेड हैं। जो भी लोगों की शिकायत हैं उनको एमिकेबली रिजॉल्व करें, अगर कहीं गलत हुआ है उसको दुरुस्त करें। और इसी तरह जो कोर्ट्स में जो लोग गए हैं वहां भी फैसले जल्द हों, ताकि मुल्क इस जो माहौल है इससे बाहर निकले, आगे बढ़े, हुकूमत बने, वो फसाद की बुनियाद पे ना खड़ी हो, वो आगे बढ़ सके। तो देखें, बात ये है कि जहां राना सनाउल्लाह हार गया, जहां और हमारे बड़े लीडर साद रफीक हार गए, तो वहां तो धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तो जहां ये लोग हार गए वहां ये धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर एविडेंस है लेके जाएं, इंसाफ होना चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ने दें। यहाँ फिर धरने शुरू हो जाएं, फिर लड़ाइयां शुरू हो जाएं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो किसी ने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट साहब की हार, आबिद शेर अली साहब की हार ठीक हुई है? देखें, डेफिनेटली वो वोट काउंटिंग ठीक, सारा प्रोसेस ठीक हुआ है तो वो हारे। अगर वहां हम भी ये कहें कि जी वहां धांधली हुई है, ये हुआ, ठीक ना होता तो जीते होते। नहीं, देखें, हम तो समझते हैं कि ये जो 100 लोग अगर इंडिपेंडेंट या 90 से ऊपर इंडिपेंडेंट्स मैदान में आए हैं तो वो किसी जमाती नुमाइंदों को ही हरा के आए हैं ना। तो ये अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, पोलिंग डे के अंदर चीजें जो है नॉर्मल तरीके से चली, तो ये मुमकिन हुआ ना। वरना अगर ये मैनेज्ड इलेक्शंस होते, पोलिंग डे मैनेज्ड होता, तो ये इतनी तादाद में इंडिपेंडेंट्स तो ना आते। तो अब अगर किसी की शिकायतें हैं, मैं उनको मुस्तरद नहीं करता, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वहां जाएं, अपनी रेमेडी लें, एविडेंस पेश करें, और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। किसी का मैंडेट नहीं चोरी होना चाहिए। अगर हुआ है तो गलत हुआ है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उसको दुरुस्त कर दे अगर एविडेंस है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसे दुरुस्त कर दे अगर एविडेंस है। असदुल्ला खान साहब, क्या समझते हैं वो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है कि जिसके मुताबिक तमाम जीते हुए जो हैं वो एक ही कैनवस के मंजरनामे में आपको दिखाई दे रहे हों, ये किसी का माइनस करके और किसी से मखसूस तबके से इत्तेहाद करके हुकूमत ना बन रही हो? क्या ऐसी एक आइडियल सिचुएशन बनती हुई देख रहे हैं, या सिर्फ ये किसी के जहन की इख्तरा हो सकती है? देखिए यासिर, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये बातें सुन के कि जिसमें कौम को तलकीन की जा रही है कि देखें जो कुछ हो गया है इसको कबूल कर लें क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। यासिन आज़ाद साहब की गुफ्तगू से मैं तो ये समझाऊँ कि वो कह रहे हैं कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है। राना साहब भी यही कह रहे हैं कि जी मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है, तो जो कुछ हुआ है इसको तस्लीम कर लें और शोर शराबा ना करें। ये बात कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, ये उस वक्त क्यों नहीं सोचा जा रहा था कि जब लोगों का मैंडेट तब्दील किया जा रहा था, जब 40-40 हज़ार की लीडें ख़त्म करके नून लीग के लोग जो हैं वो जीते हैं। और अगर नून लीग के साथ कहीं पर धांधली हुई है तो वहाँ पर भी एक उम्मीदवार का राइट है
कि वो शोर मचाए और कहे कि जी अगर राना सनाउल्लाह के साहब की धांधली हुई है तो उनको भी चाहिए अपने फॉर्म 45 लेकर आए और कहें कि जी मुझे धांधली से हराया गया है। लेकिन आप अब मैंडेट को में रद्दोबदल करके तब्दील कर दें और फिर कहें कि जी हालात इस किस्म के हैं कि ये सूट नहीं करता मुल्कों के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो ये उस पर भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ना जो पॉलिटिकली जब वो चीज़ों को मनूवर कर रहा था या अपने हक में नताइज को तब्दील करवा रहे थे मुख्तलिफ नुमाइंदे। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब की 40,000 की लीड कैसे ख़त्म हुई है? ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो उनके मुकाबले में जो रेहाना डार साहबा थी कैसे लीड उनकी ख़त्म हुई? ये सवाल का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब की भी तो जिम्मेदारी बनती है, या वो चुप करके घर में बैठ जाओ कहेंगे बस ठीक है कोई इल्हाम उतरा और उसके के नतीजे में जो है वो सारा कुछ ठीक हो गया। नूर आलम साहब को 1,38,000 वोट पड़ रहा है, हम भी इसी ग्राउंड पे रहते हैं, इसी ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, 2.25 लाख ऑन चौधरी साहब को पड़ गया। राना साहब से पूछे ना कि राना साहब को क्या ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर एनालाइज करें उस हल्के को? हम भी इसी जमीन पर रहते हैं, इसी जमीन पर हल्कों को एनालाइज करते हैं ना, और इसी जमीन पर देखते हैं कि कहां क्या हो रहा है। तो कैसे 2.25 लाख वोट ऑन चौधरी साहब लेकर जीत सकते हैं या जीत रहे हैं? कोई तो पीएमएलएन की तरफ से मकबूल तरीन लीडर बन गए सर पर, यानी सलमान राजा साहब, आप यासिर एक मिनट, सलमान राजा साहब क्या महज इसलिए अदालत में ना जाएं कि वो सोचेंगे जी मुल्क के हालात इस किस्म के हैं तो चलें जो हुआ सो हुआ, अब अच्छी हुकूमत बनाने? तो दूसरी बात यह है कि जब कहते हैं कि हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत बनाएं और आप 60 सीट्स के ऊपर विक्ट्री स्पीच देते हैं और सेलिब्रेशंस करते हैं और वहां पर आपके नारे लगवाते हैं और खुश होकर आप कहते हैं जी, तो मुझे बताएं कि सिंपल मैथ है कि 90 उस वक्त 91 और 60 था, तो ये 91 ज्यादा होता है या 60 ज्यादा होता है? बड़ा नंबर कौन सा होता है? और अगर अभी 98 और 73 चल रहा है और इसमें से भी जैसे मैंने अर्ज किया कि कुछ तो सिर्फ अदालतों के पास मामला जो है वो नंबर्स के ऊपर गए हैं कि ये फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 भी उतना ही सरकारी डॉक्यूमेंट है जितना फॉर्म 47 सरकारी डॉक्यूमेंट है। और अगर फॉर्म 47 को भी सरकारी डॉक्यूमेंट मानते हुए उसके फिगर को दुरुस्त मान लिया गया तो ये आप देखिएगा कि आधे घंटे के अंदर अंदर 10 हल्के तो पीछे चले जाएंगे कम से कम। तो फिर क्या होगा? फिर नंबर क्या होगा? तो ब्रेक पैदा नहीं होगी। तो आज जितनी जिम्मेदारी यासिर आखिरी मैं ब्रेक लेने के बाद वापस आता हूं असद साहब, इस पे मजीद कमेंट आपका ले लूंगा। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा इस पे। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक से पहले तज़किरे खूब हो रहे थे नए सेटअप के ऊपर। एक तरफ से एक तजवीज़ आई है तो दूसरी तरफ से असद साहब ने अपनी भी राय रखी है। असद साहब, इससे पहले कि मैं राना साहब पे जाऊं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, आपका कोई आखिरी जुमला रहता? जी बिल्कुल, देखिए ना, बहुत से इत्तफाकात, बहुत सी चीज़ों को महज इत्तफाकात नहीं समझा जा सकता यासर। जैसे 25 सीटें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो अभी रिजल्ट आए हैं, उसमें 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो जीतने और हारने वाले के मार्जिन से ज़्यादा हैं। और इन 25 सीटों में से 23 सीटें पंजाब की हैं और इन 23 में से 14 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो बेनिफिशरी हैं वो नून लीग के लोग हैं। यानी वोट मुस्तरद शुदा वोटों के नतीजे में जो रिजल्ट निकला हार जीत के मार्जिन से ज़्यादा, उसमें से 14 नून लीग के कामयाब हुए हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है और इन 23 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के हिमायत याफ्ता नहीं थे। तो क्या ये महज इत्तफाकात हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो वोट हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं और उसका नतीजा? ये मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क के वसी तर मुफाद में ये भी है कि आवाम का जो सही मैंडेट है वो उनको मिले, जिसका भी है वो जिसको भी मिला है उसको मिले और फिर उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। यही मेरा ख्याल है जमहूरी रिवायत है, यही जमहूरी कदरें हैं। और ये कहना कि जी मुल्क चूंकि मसाइल का शिकार है इसलिए जो हो गया इसको कबूल कर लो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है राना साहब, भी मेरे ख्याल से कल या परसों बात की बाबर अवान साहब ने, उन्होंने वो निशान जो थे सारे, उन्होंने कहा चारपाई, प्याला, बैंगन, ये सारे जो हैं ये निशान जीत गए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के निशान से। अब मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? क्या एक नया ट्रेंड सेट हुआ है ना पाकिस्तान में कि मुख्तलिफ निशानों के ऊपर ज़्यादा लोग जीते हैं, तो मुस्तकबिल में अगर किसी से निशान छिन जाता है तो उसके लिए परेशानी होगी? एक तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि इसमें कोई शक नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान और जो यासीन साहब ने और राना अफजल साहब ने बात की है, यही बात
हम सब कहते हैं और असद की भी यही बात है कि पाकिस्तान से आगे तो कोई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की मौशियत से आगे कोई चीज़ नहीं है, ना कोई सियासत है ना कोई सियासी जमात है। तो यासर चूँकि इन निशानों पर सबसे ज़्यादा आपने एक व्लॉग किया था और बड़ा हिट किया था। अब तो मैं परेशान हूँ, जब ये निशान मिले तो बहुत से लोग कहते थे इन निशानों पर क्या किसी के जहन में रहेंगे, क्या लोग इन निशानों को याद रखेंगे। लोगों ने निशानों को याद भी रखा और वोट भी कास्ट किए। लेकिन अब परेशानी वाली बात एक बड़ी आ गई, नौरीन बड़ी परेशान है। नौरीन कहती है मैंने बैट बल्ला वापस करना है। अब वो बड़ी परेशान है कि बल्ले का निशान तो उनके पास चला गया था ना, उसने छीना तो नहीं था, उन्होंने था ना कि बल्ले का निशान ही होना चाहिए। अब नौरीन बल्ला वापस देना चाह रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है जी हम आईनी तरीके से ही लेंगे, बल्ला वैसे वापस नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज़ साबित हो गई है कि इंतहाबी निशान अहमियत ज़रूर रखता है, लेकिन यासर अहमियत सबसे ज़्यादा नज़रिए की होती है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का। बात तो ठीक है यासीन आज़ाद साहब, इस पे कानूनी राय नहीं, आपकी अमूमी राय चाहिए। क्या समझते हैं कि बल्ला निशान जाने से कितना नुकसान हुआ, और ये जो निशान जिनके बारे में अमूमी तौर पे तासुर ये था कि वोटर्स को मालूम नहीं पड़ेगा, वोटर्स को दिक्कत पेश आएगी, उन्हें बताना, कैंपेन चलाना उनके लिए मुश्किलात हैं, इस सारे में उनकी नशस्तें कम हो जाएंगी, तो फिर पॉलिटिकल जमातों की निस्बत आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें ज़्यादा हो जाने पे इस पूरे प्रोसेस पे क्या राय रखते हैं? देखिए सर, जहाँ तक बल्ले का ताल्लुक है, मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात को इंतखाबात में पूरा मौका मिलना चाहिए फेयर तरीके से कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले। लेकिन जहाँ तक बल्ले का निशान का ताल्लुक है, ये जो मेरा कोई जजमेंट नहीं है, आपका जजमेंट नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया और 2 दिन तक पब्लिक के लिए जो प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, वो पाकिस्तान के सब लोगों ने देखी, तो जो लीगल रिक्वायरमेंट थी अगर आपने नहीं पूरी की तो बल्ले का निशान अगर गया, या पार्टी आज जिस हाल में खड़ी है इसकी ज़िम्मेदारी जो है मेरे और आप पे नहीं डाली जा सकती, इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त इमरान खान साहब पे डाली जा सकती है जो पार्टी के हेड थे। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और मज़े की बात यह है कि अभी तक आपने कोई इंट्रा हाई अपील फाइल नहीं की है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, वो भी आपने रिव्यू पिटीशन नहीं फाइल की। उन्होंने इरादा जो कर लिया कि दोबारा से इंटर पार्टी इलेक्शन मतलब है कि ज़हनी तौर पर आपने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह आप कहते हैं कि, तो मैं कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन में यही शिकायत जो आज हम कर रहे हैं वही हैं। मैं बल्दिया टाउन वाली सीट पे एक दफ़ा था, मैंने वहाँ देखा कि शहबाज शरीफ साहब रात को 3,500 वोटों से वो इलेक्शन जीत रहे थे। सुबह फैसल वाडा 600 वोटों से जीत गया, और 3,500 वोट जो है ना शहबाज शरीफ साहब का उस हल्के से रिजेक्ट कर दिया गया। ये शिकायतें किसी हद तक अपनी तरह से जायज़ हैं, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज़ हैं। मुमकिन माजी में भी ये हुआ, अब भी शायद कोई अप एंड डाउन हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता। तो हमने पिटीशन फाइल की शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे हम बाई वे ऑफ एविडेंस कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, फैसला हमारे खिलाफ गया। अब इन हालात में मैं फिर यही कहता हूँ कि जो मुल्क का कानून है, चले आप किसी को भी नहीं मानते, मुल्क का जो कानून है, जो हमारा कानून कहता है, उसके मुताबिक जो एग्रीव पार्टी हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है। और ये बात दुरुस्त है कि हर पार्टी का जो अपना निशान है उसके निशान के मुताबिक वो इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन माजी में आपने देखा होगा कि पीपल पार्टी का निशान तलवार था, बाद में उनको तीर के निशान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। तो बहुत सारे मामलात हैं जिनको, लेकिन जब कोर्ट फैसला कर दे तो हम कोर्ट के फैसले को पे नुक्ताचीनी करने का हक है, लेकिन उस फैसले को सेटिस्फाइड करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के रास्ते में कौन सी मुश्किल है। उनके वकील एक एक पॉइंट पर कोर्टों में जा रहे हैं, तो उन्होंने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? इसका मतलब ये हो गया कि पीटीआई को ये मालूम था कि हम रिव्यू पिटीशन भी अगर फाइल करेंगे तो शायद हमें कुछ ना मिले, चूँकि गलतियाँ इनकी पार्टी की थी। 3.5 साल के दौर में जबकि इमरान खान की हुकूमत थी, तब भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको नोटिस, शो काज नोटिस देता रहा कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। आपका एक फाउंडर मेंबर आपके पीछे पड़ा रहा 7-8 साल तक, उसने फॉरेन फंडिंग में वो आपका आगे लेके गया।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पे हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ हमारे यहाँ 100% कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए, ये बात हकीकत है, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन अगर जब इलेक्शन हो जाएं और आप कहें कि ये फेयर नहीं हुए, तो उसका अजाला करने के लिए आपको अदालतों में ही जाना है, अपनी अदालतें खुद नहीं लगानी है। अदालतों में जाना सारी बात है, अदालतें खुद नहीं लगानी, कानून हाथ में लेंगे तो फिर सूरत हाल तो मजीद ख़राब होगी। अगर आप कानून के मुताबिक ही कानूनी फैसला चाहते हैं तो वो कानूनी फॉर्म्स भी हो सकता है। असद साहब, मैं यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि हम फैसलों पे तनकीद नहीं कर सकते, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा कि बल्ले का छीन लेना ठीक था या गलत, मैं तो उस मामले पे ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस मामले पे हूँ कि जो एक नया ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि मुख्तलिफ निशानों वाले जो हैं वो अक्सरियत में दिखाई दिए हैं, तो ये ट्रेंड नया सेट होना, ये अवाम में आगही या हमारे मौजूदा निज़ाम के अंदर अपनी कंपेन उसके मौसर बनाने में जो नई जिद्दत हमने देखी है सोशल मीडिया, उसके किरदार को किस नज़र से देखते? सर देखें यासिर, एक बात तो तय है कि साबित ये हुआ है कि अवाम को, और मेरा ख्याल है लोगों को भी ये बात अब समझनी चाहिए कि उनके पास जो ताकत के इस्तेमाल का वाहिद रास्ता है वो यही रास्ता है कि वो बैलेट पेपर के ऊपर जाकर अपनी राय का इजहार करें। वो जो रास्ता 9 मई को इख्तियार किया गया था, वो जो रास्ता पुरतशद्दद रवैयों के ज़रिए सामने आता है, वो जो रास्ता किसी पर हमला करके सामने आता है, वो भी ताकत होती है, लेकिन वो एक मनफी ताकत होती है। मुस्बत ताकत यही है कि आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने एंगर का भी इजहार करना है तो आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। जैसे कि हुआ है 8 फरवरी को, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और उन्होंने अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करके ये बताया कि वो अपनी वोट की ताकत के जरिए, यानी लोगों को पहली मर्तबा शायद ये एहसास हुआ कि उनके वोट की ताकत होती क्या है। और जब उनका पिछले 1.5-2 साल में कहीं बस नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने अपनी राय का इजहार फिर बैलेट पेपर के ऊपर जाके किया। और अब पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में एक जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, और वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक भी एक ही जमात के नज़रिए को सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। वो अलग बात है कि उसका नाम, हमने उस जमात का नाम आजकल इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। अदरवाइज देखा जाए तो उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा हुआ है कि उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है। तो यहाँ पर ये इस कौम को सीखने की ज़रूरत है कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल और सही जगह पर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपनी ताकत का सड़कों पर जलाओ घेराव करके, टायर जला के या किसी की जगह, किसी की प्रॉपर्टी पर हमला करके, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है और उसके मनफी नताइज निकलते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो आइंदा भी अगर किसी भी सियासी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अगर अपनी सियासी जद्दोजहद करनी है तो अपनी सियासी जद्दोजहद के लिए यही आईनी और कानूनी रास्ता इस्तेमाल करना होगा। और मेरा ख्याल है इससे इन्होंने ये सीखा भी ज़रूर होगा कि जब हमारे पास ये फोरम मौजूद है तो फिर हम अपने एंगर को बचा के रखें, अपने हक को बचा के रखें और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ ये भी ख़तरनाक है कि आप कोई अगर अपना हक इस्तेमाल करे और उसके हक को उसको तस्लीम करने से इनकार कर दें तो ये भी दूसरी अपनी तौर पर ये दूसरी तरफ से भी हुकूमतों को भी अपनी जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। और वो भी इस बात को समझें कि अवाम की मंशा क्या है, लोगों की मंशा क्या है, और उसकी मंशा का एहतराम करें, उसको डिसग्रेस ना करें। ये अदालत के फैसलों पर का एहतराम बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उस पर राय देने का हक सबके पास महफूज है, उस पर राय दी जा सकती है। और इसीलिए ये राय दी जाती रही है कि जो फैसला दिया गया है इसमें सुकुम मौजूद हैं जो काजी फैसल साहब ने दिया है, बल्ले के निशान छीनने का फैसला। इसमें 14 लोगों को खड़ा करके उनसे ये पूछा गया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते थे? उन्होंने कहा कि जी हम लड़ना चाहते थे। आपको फॉर्म नहीं दिए गए? उन्होंने कहा कि नहीं दिए गए। और अदालत ने महज उनकी स्टेटमेंट पर यकीन करते हुए फैसला सुना दिया। न जिरा हुई, न तहकीकात हुई, न देखा गया उस बारे में वो जिस तरह यासीन आज़ाद साहब कहते हैं कि उन्हें अपील दायर करनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आए भी थे या नहीं, उन्होंने पैनल बनाया भी था या नहीं, कर दी हुई, इसलिए फैसले पर राय दी जा सकती है। ठीक है। राना एहसान अफजल साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि बहुत सारे लोग समझ गए, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ गई है कि आपने रवायती और पुराने तरीके से अपनी कैंपेन चलाई है और लोगों को नैरेटिव बेचने की बात की है? इसके मद्दे मुकाबिल जब तमाम लोग एक ही राय रखते थे कि इसका नुकसान होगा, निशान का वापस लिया जाना, मुख्तलिफ निशानों से आना, इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आगही शहरों में फैलाई जा सकती है, देही इलाकों में नहीं फैलाई जा सकती, और आपको मालूम है कि फैसलाबाद के देही इलाकों में भी जीत किसकी हुई है। तो इसके बाद
क्या नून लीग अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर रिव्यू करेगी या फिर उसी तरीके से जो रवायती तरीके से माजी में चलते आ रहे हैं उसी तरीके से आगे चलना? निशान पीएमएलएन ने नहीं लिया, निशान कोई हमारे करने से नहीं गया, निशान पीटीआई के अपने मसाइल थे जिसकी वजह से लिया गया। क्या हम उसके हक में थे या फेवर में थे, ये चीज़ मैटर भी नहीं करती, क्योंकि निशान लेने देने का चक्कर हमारे से था ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ अपीलों के निशान के लिए जाने, छिन जाने या मिल जाने की सर बात ही नहीं कर रहा, मैं रवायती सियासत और जदीद सियासत की बात कर रहा हूं। तो वही कह रहा हूँ, जहां तक देखें, हमने अपने मंशूर के ऊपर सियासत करने की कोशिश की, हमने अपनी पास परफॉर्मेंस के ऊपर सियासत करने की कोशिश की, और हमें अगर आप इंडिपेंडेंट्स को साइड पे कर दें तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। बिल्कुल पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स एक बड़ी मेजॉरिटी में आई, और ये बिल्कुल उनकी सक्सेस है कि जहां जो है वो बगैर निशान के भी जो है लोगों ने उनको वोट डाला, उनकी अच्छी कैंपेन थी। बिल्कुल पीएमएलएन बहुत कुछ सीखने को है हमारी। मैं तो समझता हूं कि लीडरशिप रिव्यू करेगी, हर डिवीजन को रिव्यू करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट को रिव्यू करेगी कि वहां अगर कोई कमजोर रिजल्ट आया तो क्यों आया, और अगर नहीं करेंगे तो हमें और नुकसान होगा। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इससे हम सीखेंगे, आगे बेहतर तरफ जाएंगे। लेकिन ये यहाँ मैं सिर्फ ये चीज ऐड कर लूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अगर किसी का मैंडेट उसको मिला, आवाम ने दिया, तो वो उससे छीन लिया जाए। इसको बिल्कुल हम रद्द करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास एविडेंस है उसको इंसाफ लेना चाहिए, वो ले, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ले, कोर्ट से ले, उसका राइट है वो आगे बढ़े। लेकिन ये इल्जामात की बौछार करके ये कह देना कि पूरा इलेक्शन ही शायद ऐसे था, वो गलत है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट जीते वो, और अभी जिस तरह ये कहा असदुल्ला ने कि ये जिस इतना यानी कि लोगों ने अवाम के अपना वोट डाला और वोट का रिजल्ट निकला, तो तभी निकला ना अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। अगर 10 जगहों पे या 20 जगहों पे शिकायत हैं, वो दूर होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये चैलेंज पूरे पॉलिटिकल जितनी जमातें हैं उनके लिए ये एक चैलेंज है कि वो आगे भी अगर पोलराइजेशन के साथ बढ़ते हैं, अगर सबको कंसेंसस के साथ लेके नहीं चल पाते, तो फिर ये डिलीवर नहीं करेगा सिस्टम। वो खतरनाक होगा मुल्क के लिए भी, अवाम के लिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। सबके ऊपर फर्ज है, हमारी जमात पे फर्ज है कि हम भी साथ सबको लेके चले, बाकियों पे भी फर्ज है कि वो भी सबको साथ लेके चले, और ये पोलराइजेशन का माहौल खत्म हो, हम हील करें। मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। जी, मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। राना साहब, जिस तरह सैयद नवीद कंवर साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक, दिलचस्प बात यह है यासिर के ये नॉन लीग चाहती है कि हीलिंग की जरूरत है, लेकिन हम हील करेंगे, जिसका मैंडेट है उसको हील करने नहीं देंगे। नहीं, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने अपनी क़यादत को ये राय दी है कि अगर ऐसा नहीं मुमकिन होता कि सब इकट्ठे चलते हैं और इख्तलाफात रहते हैं, तो हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए। हमें ये कोई जिद नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आगे बढ़े। मुल्क पहले राना साहब, पंजाब में कौन आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हमजा साहब आ रहे हैं, मरियम साहब आ रही हैं। पार्टी में बात होती होगी ना कि 2 या 3 नाम डिस्कस होते होंगे। नहीं, इसका कोई अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। जमात की लीडरशिप ही अनाउंस करेगी कि कौन कैंडिडेट है। आपके नजरिए में इम्कान किसका है? इम्कान में 1-2 नाम बता। नहीं, मैं अपना नजरिया देख के किसी का इम्कान नहीं बता सकता। राना राजा रियाज साहब तो नहीं आ रहे दोबारा? ये लीडरशिप ही बताएगी। अच्छा, जब एक ये बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, राना साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से पार्टी की बड़ी अहमियत है उनकी। ज़िमनी इलेक्शन भी हैं, सेनेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखें पार्टी उनको कहाँ एडजस्ट कर। ठीक है, यासीन आज़ाद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा सर, आखिरी मिनट चल रहा है। सर, मैं आखिर प्रोग्राम के एंड पे ये कहता हूँ कि जो यंग किस्म की पार्लियामेंट इस वक्त आ रही है और जितने लोग इलेक्ट होके आए हैं वो बामी मशावरत से हुकूमत बनाने का फ़ैसला करें, मिलजुल के चलें और कोशिश करें कि हुकूमत चले, सिस्टम चले और 5 साल पूरे करें। पिछली दफ़ा तो 5 साल तो पूरे नहीं हुए, कुछ 14-15 महीने पहले असम्बली टूट गई, लेकिन आपने उससे पहले देखा होगा कि बाकी असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो कोशिश ये करें कि जो भी मैंडेट पर पाकिस्तान के लोगों ने जिन लोगों को दिया
उस मैंडेट का एहतराम करते हुए पार्लियामेंट के अंदर जाएं और कानून साजी करें और मुल्क के मफाद में काम करें। मेरी तो तजवीज़ यही है। आपके तजवीज़ यही है। राना साहब, आपकी तजवीज़? बिल्कुल ठीक है जी, सबको मिलकर चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए फिर बहुत से लोगों को खुले दिल से ये मानना चाहिए, जिस सनासद ने कहा है कि जिनके पास अक्सरियत है उनको मौका देकर एक नई रवायत कायम करनी चाहिए। जिनके पास अक्सरियत है उनको मौका दे के एक नई रवायत कायम करनी चाहिए। रवायत कायम करने के लिए बड़ा अखलाकी तौर पे हौसला भी है, तो हौसला किस किस की जानिब से देखने को मिलेगा, ये वक्त की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब, राना एहसान अफजल साहब, यासीन आज़ाद साहब, असदुल्ला खान साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन का टाइम हो चुका है। 7 से 9 भी यही ट्रांसमिशन, आप इसका दूसरा हिस्सा मुलाहिज़ा करेंगे, जो होस्ट कर रहे होंगे फैसल अब्बासी और दीगर मेहमानान गिरामी मौजूद होंगे। उस वक्त के डेवलपमेंट पर उस वक्त बात हो रही होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।